Hi everybody, this is Shivali Sharma. Welcome back to my channel. I hope you all are doing great. तो आप लोगों को पता है जैसे कि जेके एसएसबी जूनियर असिस्टेंट और बहुत सारे जो एग्ज़ाम्स हैं उनकी एग्ज़ाम डेट आउट हो चुकी है। तो इसके लिए आप लोगों की जो प्रिपरेशन है उसको बूस्ट करने के लिए मैंने यहाँ पे मॉक टेस्ट सीरीज़ जो है स्टार्ट करी है, जिसमें मैंने आपको JNK के MCQs का मैराथन क्लास ली थी। तो वो क्लास अगर आप लोगों ने नहीं देखी वो देख सकते हो। तो आज हम इंडियन जीके यानी कि जनरल अवेयरनेस के ऊपर क्लास करने वाले हैं। ये भी मैराथन क्लास रहने वाली है, एमसीक्यू बेस्ड रहने वाली है, जिसमें हम टॉपिक करेंगे हिस्ट्री, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, रिवर्स एंड डेमोग्राफी। दीज आर दी 4 टॉपिक्स दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस टुडे इन द फॉर्म ऑफ एमसीक्यूज। सो अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा, जल्दी से सब्सक्राइब कर ले। मैंने आपके लिए टारगेट रखा था, क्योंकि आपको पता है कि जेके एसएसबी जूनियर असिस्टेंट का जो कोर्स है, जिसमें आपको कंप्लीट मटेरियल प्लस आपको 7 फुल लेंथ मॉक टेस्ट मिल रहे थे जस्ट एंड जस्ट 99 रुपीज़ में। तो आप लोग इस ऑफर का बेनिफिट ले सकते हो। लेकिन अगर आपको चाहिए कि आप बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट ये सारा का सारा मटेरियल कंटेंट प्लस जो भी मैं पढ़ा रही हूँ उसकी पीडीएफ्स चाहिए, तो आपको मेरी हेल्प करनी होगी 10K सब्सक्राइबर्स जल्दी से जल्दी कंप्लीट कराने की। तो ये सारा का सारा मटेरियल और फुल मॉक टेस्ट मैं फ्री ऑफ कॉस्ट सभी बच्चों को डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगी, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करेंगे हमारी आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो अगर आप लोग मुझे बताइए कि नेक्स्ट क्लास किसकी आपको चाहिए, वो भी आप लोग मुझे बता सकते हो, ठीक है। तो उसी के अकॉर्डिंगली मैं डेली आपके लिए वैसी की वैसी वीडियोस लाऊंगी। मॉक टेस्ट 6 आपका मंडे को होगा। जो भी बच्चे पेड वाले हैं उनको बता रही हूँ। Which of the following is not typically collected in a census? ये आपके सामने ऑप्शंस है: एम्प्लॉयमेंट स्टेटस, रिलीजियस एफिलिएशन, एजुकेशनल अटेनमेंट या फिर पर्सनल इनकम डिटेल। सो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी होगा इसका करेक्ट आंसर। जो सेंसस होता है वो जो इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करता है वो ऑक्यूपेशन या फिर लेबर फोर्स ऑक्यूपेशन या फिर लेबर फोर्स स्टेटस के ऊपर जो है डेटा कलेक्ट करता है, लेकिन स्पेसिफिक इंडिविजुअल इनकम के ऊपर वो नहीं कलेक्ट करता। ये बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए है, ये क्वेश्चन आया हुआ है ऑलरेडी। एम्प्लॉयमेंट स्टेटस जैसे कि आपका ऑक्यूपेशन चेक करता है, रिलीजियस एफिलिएशन कौन से धर्म से हो, एजुकेशनल अटेनमेंट, ये सब के सब यहाँ पे चेक किए जाते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और इसके बारे में आप लोग सेंसस के बारे में सारी की सारी डिटेल पढ़ के जाना, हम क्लास में आगे कंटिन्यू भी करने वाले हैं। The Kashmiri language in its travel history to present form influenced by which of the following languages? संस्कृत, पर्शियन, अरबिक या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो यहाँ पे हम इसका ऑप्शन देखें, ऑप्शन डी जो है ये करेक्ट होगा। ये हिस्ट्री में जो कश्मीरी लैंग्वेज इन सभी लैंग्वेजेस से इन्फ्लुएंस हुई है। लेकिन अगर हम आज का जो मॉडर्न टाइम्स की बात करें ना, तो इसमें आपका उर्दू हो गया, पंजाबी हो गया और आपका इंग्लिश हो गया। सो इनसे भी ये लैंग्वेज जो है इन्फ्लुएंस हुई है। कश्मीरी को हम जनरली कौन सी लैंग्वेज बोलते हैं? दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। डार्डिक लैंग्वेज इसको बोला जाता है, यानी कि जो कि इंडो आर्यन ग्रुपिंग है, ठीक है। तो ये सब आपको पढ़ना है इसके बारे में। नेक्स्ट, who was the leader of the Indian National Army during World War II? वर्ल्ड वॉर सेकेंड के टाइम में इंडियन आर्मी के जो लीडर थे वो थे आपके सुभाष चंद्र बोस, जिनको हम नेताजी के नाम से जाना जाता है। इन्होंने इंडियन आर्मी की जो कमांड थी 1943 में ली, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करेंगे इंडियन आर्मी जो है, ये सबसे पहले इसको फॉर्म किया था कैप्टन मोहन सिंह जी ने। कैप्टन मोहन सिंह जी ने 1942 में जापानीज पोर्ट से इंडियन इंडिपेंडेंस के लिए ये आर्मी को एस्टैब्लिश किया था।
ठीक है। तो अगर हम बात करेंगे सुभाष चंद्र बोस जी, तो उन्होंने प्रोविजनल गवर्नमेंट फ्री इंडिया के लिए यानी कि आज़ाद हिंद फोर्स जो है इसकी रचना करी थी, और इसको फिर इंडियन नेशनल आर्मी को जो ब्रिटिश के अगेंस्ट बैटल्स में इन्होंने इसको यूज़ किया था। और इन्होंने इनका जो फेवरेट एक स्लोगन था, बहुत ज़्यादा फेमस था, वो क्या था? गिव मी ब्लड एंड आई विल गिव यू फ्रीडम। ठीक है, तो वो आपको पता ही है। तो ये सारे के सारे इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। और ये जो लीडरशिप थी, पहले मोहन सिंह से सुभाष चंद्र बोस को किसने ट्रांसफ़र करी थी? तो वो थे आपके रास बिहारी बोस ने 1943 में। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आज की क्लास में सारे के सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं बेस्ड ऑन रीसेंट जेकेएसएसबी पैटर्न, और ये बहुत सारे एमसीक्यूज पीवाईक्यूज में भी आए हुए हैं। ठीक है। Who called the multi-purpose river valley projects the temples of modern India? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू या फिर सुभाष चंद्र बोस। सो इन्होंने, ऑप्शन नंबर सी होगा इसका सही आंसर, जवाहरलाल नेहरू। तो इन्होंने इसको क्यों बोला था टेम्पल्स ऑफ मॉडर्न इंडिया रिवर वैली प्रोजेक्ट्स को? क्योंकि उन्होंने इसके थ्रू देखा कि इसमें क्या है, इंडिया की जो है प्रोग्रेस उनको इसमें दिखती है, अगर जो है इंडस्ट्रियल ग्रोथ इसमें दिखती है, नेशनल डेवलपमेंट दिखती है। जिस तरह से जो टेम्पल्स हैं वो किसका जो सिंबल होते हैं, प्रॉस्पेरिटी का सिंबल होते हैं, वैसे ही अगर इरिगेशन होगी, आपके जो आपके रिवर प्रोजेक्ट्स होंगे जिससे आपको पावर जनरेट होगी, इससे हमारी देश की इकोनॉमी अपलिफ्ट होगी। ठीक है, तो ये बहुत सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन इसके बारे में थी। और इसके बारे में जैसे कि प्रोजेक्ट्स जैसे भाखड़ा नंगल है, वो भी इरिगेशन के लिए यूज़ हुआ था, उस टाइम पे इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिफ्थ क्वेश्चन हो गया। आप लोग अपना स्कोर काउंट करते रहे। Which of the following peak is also called by the poetic name of दियामीर? नंदा देवी, K2, नंगा पर्वत या फिर अमरनाथ पीक? सो ये है आपका नंगा पर्वत। ऑप्शन नंबर सी होगा, जस्ट अ सेकेंड, ऑप्शन नंबर सी होगा इसका सही आंसर। दियामीर जो है इसका अगर हम मीनिंग देखें तो इसका मीनिंग होता है ह्यूज माउंटेन। ठीक है, ये भी आपसे पूछ सकते हैं, या फिर आप इसको बोल सकते हो किंग ऑफ द माउंटेन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये लोकल नेम है, एक तरह से पोइटिक नेम इसको दिया गया है, इसका ये नाम है दियामीर का नंगा पर्वत। ठीक है, नेक्स्ट। Which official, Indian official has assumed the chairmanship of the International Institute for Democracy and Electoral Assistance for 2026? सो ऑप्शन नंबर ए होगा इसका सही आंसर। ज्ञानेश कुमार को 2026 के लिए ये आपकी चेयरमैनशिप का जो टाइटल है इनको दिया गया है। ठीक है, 2025 दिसंबर में इनको दिया था, 2026 के लिए। कहाँ पे दिया गया था? स्टॉकहोम। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। कहाँ पे है ये? स्वीडन में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। और इसका जो इंडिया का इलेक्टोरल एक्सपीरियंस है और इंडिया की जो कमिटमेंट है जिससे वो डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस को वर्ल्ड वाइड सपोर्ट करते हैं, उसके लिए ये सारा का सारा चेयरमैनशिप का मेन रोल रहता है। नेक्स्ट, व्हाट इज द नेम ऑफ गोवाज न्यूली अनाउंस्ड थर्ड डिस्ट्रिक्ट? सो ऑप्शन नंबर सी होगा कुशावती। जो है गोवा की पहले 2 ही डिस्ट्रिक्ट थी, अभी ये थर्ड डिस्ट्रिक्ट आ चुकी है जिसका नाम है कुशावती। तो इन एंशंट यहाँ पे कुशावती रिवर थी जिसके नाम पे ये दी गई है। ठीक है, तो बहुत सारे इसमें तालुकास है जैसे कि धरबंदोरा, क्यूपुम, संगम, कानाकुआ, ये सभी इसके तालुकास हैं। और चीफ मिनिस्टर जो है गोवा के वो कौन है आपको पता होना चाहिए, प्रमोद सावंत इसके चीफ मिनिस्टर हैं। तो इन्होंने ये अनाउंसमेंट करी थी। ठीक है, तो आप लोग इसके बारे में ध्यान रख लेना। और जो भी बच्चे हैं, अगर आप लोगों को गोवा के बारे में इंफॉर्मेशन है तो आप मुझे बताइए कि जो 2 डिस्ट्रिक्ट्स हैं कुशावती के अलावा, इनमें से और गोवा की कौन सी डिस्ट्रिक्ट है? दिस इज योर होमवर्क क्वेश्चन फॉर द डे। सो 9th क्वेश्चन होगा,
मीठी रिवर ऑफ मुंबई originates from which of the following lakes? कौन से लेक से ये ओरिजिनेट होती है? तो ऑप्शन नंबर बी होगा विहार लेक से, ठीक है। और ये पोवाई लेक से भी ये पानी लेती है, लेकिन इसका जो मेन ऑप्शन सही है वो है विहार लेक, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे। इवेंचुअली कहाँ पे मीट करती है फिर? अरेबियन सी में मीट करती है, माहिम क्रीक में। तो इम्पॉर्टेंट हो जाता है, विहार लेक इसका सही आंसर है। और विहार लेक जो है ना, सेकेंडरी पोवाई लेक है, ये सेकेंडरी सोर्स है। सबसे पहले जो प्राइमरी सोर्स है इसका वो विहार लेक है, देन पोवाई लेक है। और उसके बाद ये एम्प्टी कहाँ पे पानी कहाँ छोड़ती है? अरेबियन सी में। अरेबियन सी में कहाँ पे एग्जैक्ट? माहिम क्रीक में, ठीक है। नेक्स्ट, संकोश रिवर फॉर्म्स बाउंड्री बिटवीन कौन कौन से स्टेट्स के बीच में ये बाउंड्री फाउंड करती है? असम एंड वेस्ट बंगाल के बीच में, ठीक है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और फिर ये ब्रह्मपुत्रा रिवर को कहाँ पे ज्वाइन करती है? ये करती है आपकी असम में। ब्रह्मपुत्रा को ये ज्वाइन करती है कौन? संकोश रिवर किसको ज्वाइन करती है? ब्रह्मपुत्रा को। कहाँ पे करती है? असम में। दिस इज इम्पॉर्टेंट। और उसके बाद अगर हम बात करेंगे अलीपुरदुर, असम की कौन सी डिस्ट्रिक्ट है? कोकराझार। कौन सी? कोकराझार डिस्ट्रिक्ट असम में ब्रह्मपुत्रा को ज्वाइन करती है। और अली जस्ट अ सेकेंड, अलीपुरदुर ये कहाँ पे है आपका? वेस्ट बंगाल में। यहाँ पे ये बॉर्डर है। कौन सी? संकोश रिवर। इन दोनों स्टेट्स के बीच में ये बाउंड्री करती है और अपना पानी फिर ये ब्रह्मपुत्रा रिवर में छोड़ती है। नेक्स्ट, Which of the following river is notorious for maximum shifting of its course? बहुत ज़्यादा इसका जो कोर्स है वो शिफ्ट करती है और ये इसके लिए रिवर जानी जाती है। ऑप्शन नंबर बी होगा कोसी रिवर। कोसी रिवर को हम और किस किस नाम से जाना जाता है? इसको सोरो ऑफ बिहार के नाम से जानते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा फ्लड लेके आती है, क्योंकि ये अपने पाथ अपना कोर्स जो है अनप्रिडिक्टेबली चेंज करती रहती है, जिससे वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा फ्लड आते हैं, ठीक है। और प्राइमरी रीज़न जो है इसका क्या है? यहाँ पे बहुत सारा जो सिल्ट है वो डिपॉजिट होता है, ठीक है। तो जिसकी वजह से ये डाउन की तरफ जाती है और इसका स्लोप जो होता है वो स्टीप हो जाता है। तो इसकी वजह से यहाँ पे शिफ्टिंग होती है और जब भी रिवर प्लेन्स में पहुँचती है वहाँ पे लो ग्रेडियंट होता है, तो ये जो पानी है थोड़ा सा स्लो डाउन होता है, ठीक है। तो उससे उससे क्या होगा कि जितना भी इसके बाद सेडिमेंट होगा वो रिवर बेड पे ये डिपॉजिट कर देती है और इससे रिवर बेड होंगे और रिवर को फोर्स मिलेगी ताकि वो बैंक्स की तरफ पहुँचे। तो अगर हम लास्ट 2025 2050 250 सालों में देखें तो इसने 120 से लेके 150 किलोमीटर तक अपना कोर्स चेंज करा है। सो इसी वजह से ये ह्यूज डिस्ट्रक्शन क्रिएट करती है। Which of the following is a land bounded river? कौन सी रिवर है लैंड बाउंडेड रिवर? लैंड बाउंडेड रिवर को हम और किस नाम से भी जानते हैं? इनलैंड रिवर या फिर एंडोरहिक रिवर के नाम से भी जाने जाते हैं। ये ऐसी रिवर होती है जो कि ओशन या फिर सी में नहीं होती, बल्कि ये टर्मिनेट हो जाती है इनलैंड वाटर बॉडी में, जैसे कोई लेक हो गया या फिर डेजर्ट सैंड में ही ये जो है अपने आप को टर्मिनेट ख़त्म कर देती है। तो इसकी जो प्राइमरी एग्जांपल हम बोलेंगे तो वो है लूनी रिवर। और लूनी रिवर ओरिजिनेट कहाँ से होती है? दिस इज इम्पॉर्टेंट। अरावली रेंज जो कि आपकी राजस्थान में है, जो कि आपकी काफ़ी ज़्यादा चर्चा में भी है कि अगर 100 मीटर से ज़्यादा कोई पहाड़ी नीचे है तो उसको वो अरावली नहीं मानेंगे, तो यानी कि वहाँ पे डेवलपमेंट के काम शुरू हो जाएंगे, ठीक है। और उसके बाद ये साउथ की तरफ जाती है लूनी रिवर अरावली से थार डेजर्ट में, कहाँ पे, तभी ये इसको लैंड बाउंडेड रिवर बोला जाता है। और उसके बाद ये माशी रन ऑफ कच्छ में ये यहाँ पे ख़त्म हो जाती है और सी में ये बिल्कुल भी नहीं पहुँचती। दैट्स वाई दिस इज लैंड बाउंडेड रिवर। क्वेश्चन नंबर 12 इज according to 2011 census how much was the total fertility rate in India? तो अगर हम बात करेंगे 2011
2001 का जो सेंसस था उस टाइम पे इंडिया का जो टोटल फर्टिलिटी रेट था वो था आपका 2.5, तो उससे 2.5 चिल्ड्रन पर वीमेन, लेकिन ये 2011 में हो गया 2.4 पर चिल्ड्रन पर वीमेन। ठीक है, तो ये जो TFR है ना, टोटल फर्टिलिटी रेट, तो ये क्या होता है, ये आपका एवरेज नंबर ऑफ चिल्ड्रन जो कि एक वीमेन अपने पूरे लाइफ टाइम में जो है एक्सपेक्ट कर सकती है कि इतने बच्चे वो पैदा कर सकती है, ये होता है, ये इसका मेजरमेंट होता है। और अगर हम नेशनल एवरेज की देखेंगे तो 2.4 चिल्ड्रन पर वीमेन है। ठीक है, ये डिक्लाइन हुआ है 2001 से 2011 में। ठीक है, तो ये इम्पॉर्टेंट है। और अगर हम देखेंगे बहुत सारी स्टेट्स में इससे भी कम है। तो आज आपको मैं थोड़ा सा इसके बारे में बता देती हूँ। जो सेंसस 2011 है, इसके जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं उसके बारे में आप लोगों को पूरी की पूरी जानकारी यहाँ पे मिलेगी। लेकिन अभी तक अगर आपने उसके पहले आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा हुआ तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो जनरल ओवरव्यू हम किसकी बात कर रहे हैं, सेंसस 2011 की। तो अगर हम बात करेंगे कि 15th सेंसस था 2011 में जो कंडक्ट हुआ है, तो यहाँ पे 1.21 बिलियन पीपल यहाँ पे काउंट कर रहे थे कि इतने हैं। अभी तो 1.43 बिलियन हो गए हैं, लेकिन अगर हम दोबारा से जब 2027 में सेंसस होगा उसमें और भी बढ़ चुके होंगे। ठीक है, तो अगर हम ग्रोथ देखेंगे पूरे डेकेड में तो 17.64% जो है इतने पॉपुलेशन हमारी बढ़ गई थी 2001 से लेके 2011 तक। ठीक है, तो अगर हम पूरे वर्ल्ड की पॉपुलेशन देखें तो इंडिया की 17.5% पूरे वर्ल्ड में जितने लोग हैं उसके 17.5% बस इंडिया में ही है। तो और अगर हम लैंड एरिया की बात करें तो इंडिया ऑक्यूपाई करता है 2.4% पूरा वर्ल्ड का लैंड। मेल पॉपुलेशन, फीमेल, ये आप लोग देख लेना। और अगर पॉपुलेशन डेंसिटी की बात करेंगे 382 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, तो अगर हम बात करेंगे 2001 में कितनी थी, 325 थी, तो ये फिर बढ़ गई, डेंसिटी ज़्यादा हो गई। ठीक है, और ओवरऑल सेक्स रेशो की बात करेंगे 940 फीमेल्स पर 1000 मेल्स। ठीक है, और चाइल्ड सेक्स रेशो, कौन सी, चाइल्ड सेक्स रेशो में अगर हम बात करेंगे इंडिया की कितनी है, 914 फीमेल्स पर 1000 मेल्स। तो ये लोएस्ट मानी जाती है इंडिपेंडेंस के बाद अब तक। ठीक है, तो ओवरऑल लिटरेसी की बात करेंगे तो 74.04% है। ठीक है, और मेल लिटरेसी की बात करेंगे तो 82.14%। ये हम 2011 के सेंसस की बात करेंगे। तो फीमेल की बहुत ज़्यादा कम है, आई होप ये बढ़े अभी जो सेंसस होगा। 65.46% फीमेल लिटरेसी है। ठीक है, ये काफ़ी ज़्यादा नैरो है, जेंडर गैप लिटरेसी में अगर आप देख रहे हो तो ये काफ़ी ज़्यादा नैरो है। तो अगर हम बात करेंगे सबसे पॉपुलस स्टेट कौन सी है, पॉपुलस स्टेट, वो है आपकी उत्तर प्रदेश में। लीस्ट पॉपुलस यूनियन टेरिटरी या फिर स्टेट आप उसको मानोगे लक्षद्वीप। ये सारे के सारे डेटा आप लोगों को मैंने बताया जो कि इम्पोर्टेंट था। सेंसस के बारे में मैंने जो अभी पेड बच्चे हैं उनके लिए अपडेटेड कंटेंट आज मैं तैयार करूँगी, तो आप लोग मुझे कल मैसेज कर सकते हो मॉर्निंग में, आपको डेमोग्राफी के नोट्स जो है अपडेटेड मिल जाएंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 13 की बात करेंगे हम लोग। Which of the following earliest treaty used the term census for the first time in India? सेंसस की बात, ये सबसे पहले कौन से ऐसा हमारा शास्त्र था, अर्थशास्त्र, कौन सी किताब में पाया गया था, ये अर्थशास्त्र में भी जो है पाया गया था। तो ये अर्थशास्त्र को लिखा किसने था, तो ये लिखा था आपका कौटिल्य ने लिखा था 321 से लेके 296 BC में। ठीक है, तो ये जो एंशिएंट इंडियन संस्कृत था, संस्कृत में ये लिखा हुआ था। तो एक तरह से इन्होंने किस पे फोकस करा था, सेंसस के ऊपर फोकस किया था। क्यों इन्होंने सेंसस करवाया था, ताकि ये स्टेट के लिए कोई पॉलिसी अपनी बना सके। लेकिन अगर हम बात करेंगे पहला जो मॉडर्न जो है नॉन सिंक्रोनस सेंसस जो है वो आपका 1872 में कंडक्ट हुआ था, जब आपके लॉर्ड मायो यहाँ पे रूल करे थे। लेकिन जो पहला
कंप्लीट सिंक्रस सेंसस था। जो 1872 का था ना, वो नॉन सिंक्रस था, सिस्टमैटिक था लेकिन नॉन था। लेकिन जो कंप्लीट आप मानते हो वो आपका 1881 में सेंसस हुआ था। तो ये दोनों के दोनों इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इनको डिफ्रेंशिएट करना आपको आना चाहिए। According to 2011 census, which union territory has the highest population growth rate between 2001 and 2011? आज की क्लास में हम लोग करेंगे 40 क्वेश्चंस। इफ़ यू वांट टू नो कि कब तक ये क्लास होगी तो 40 क्वेश्चन होंगे। अभी तक 14 कर लिए हैं। वी विल ट्राई टू कवर इट विद इन 40 और 50 मिनट्स। तो दादरा एंड नगर हवेली, यहाँ पे सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन ग्रोथ हुई है, ठीक है। तो अगर हम बात करेंगे पूरे डेकेड में कितनी ग्रोथ रही है, 55.9%, ठीक है। उसके बाद दमन एंड दीव आता है इसके सेकंड टाइम पे, सेकंड पोजीशन पे 53.8% यहाँ पे ग्रोथ हुई है। तो बहुत ज़्यादा आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। तो इसका आंसर आपको दिख गया। विच स्टेट हैज़ द हाइएस्ट चाइल्ड सेक्स रेशियो एज पर 2011 सेंसस? आप सबको मैं एक इम्पॉर्टेंट अपडेट देना चाहती हूँ कि इस बार का जो पेपर होगा ये एक्सपेक्टेड है ये मॉडरेट लेवल का आए। तो आप लोग जो पिछला एग्ज़ाम था उसको लेके मत रहना कि वैसा इजी एग्ज़ाम आएगा। इस बार बिल्कुल भी वैसा एग्ज़ाम नहीं आने वाला। JKSSB के थ्रू ही ये इन्फॉर्मेशन बच्चों को मिली है। जो भी रिप्रेजेंटेटिव गए थे वहाँ पे बात करने के लिए, तो उनके द्वारा इन्फॉर्मेशन मिली है कि इस बार का जो पेपर है वो मॉडरेट लेवल का होगा। तो तैयारी जो भी आपकी इस टाइम पे चल रही है उसको एक लेवल और ऊपर लेके जाइए। तो इसका जो ऑप्शन सही आंसर होगा इस क्वेश्चन का वो है आपका मिज़ोरम। मिज़ोरम में हाईएस्ट चाइल्ड सेक्स रेशो आपकी जो 2011 के सेंसस में पाई गई थी, ठीक है। जस्ट अ सेकेंड। अगर हम ये जो ऑप्शंस में देखें तो इसमें से सबसे ज़्यादा 970 जो सेक्स रेशो है ये आपकी मिज़ोरम की है। लेकिन अगर हम पूरे इंडिया का वो देखें तो उसमें आपका अरुणाचल प्रदेश आता है। तो इस क्वेश्चन में थोड़ी सी कन्फ्यूज़न थी, आप लोग क्लियर कर लेना। 972 फीमेल्स पर 1000 मेल्स, ठीक है। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा गलत हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 16। Which of the following state has largest number of town as per 2011 census? सबसे ज़्यादा टाउन्स आपके कहाँ पे पाए गए थे, जल्दी से इसका आंसर बताइएगा। ऑप्शन नंबर आई थिंक महाराष्ट्र ही है इसका। ऑप्शन नंबर बी होगा इसका सही आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 15 का मैं आपको कमेंट में क्लियर कर दूंगी क्लास के बाद, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। Prior to census 2011, in which among the following census highest sex ratio was recorded in India? 2011 से पहले सबसे जो आपका हाईएस्ट सेक्स रेशो रिकॉर्ड करी गई थी 1951 का जो सेंसस हुआ था, ठीक है। तो अब हम कुछ ट्रांसपोर्ट के ऊपर क्वेश्चन करेंगे। द फर्स्ट ट्रेन स्टार्टेड इन इंडिया, कब हुई थी सबसे पहली ट्रेन इंडिया में स्टार्ट? 1853। ऑप्शन नंबर बी होगा इसका सही आंसर, ठीक है। तो ये आपकी बोरी बुंदेर जो कि मुंबई में है, ठीक है। मुंबई से थाने के लिए ये जो ट्रेन आपकी गई थी जिसमें 34 किलोमीटर का इन्होंने डिस्टेंस ट्रेवल कवर किया था। 400 पैसेंजर इसमें बैठे थे, ठीक है। तो ये आपकी मॉडर्न रेल ट्रांसपोर्ट का एक तरह से बिगिनिंग था, ठीक है। और इसको ऑपरेट किसने करा था? दिस इज इम्पॉर्टेंट। ग्रेट इंडियन पेनिनसुलर रेलवे, ठीक है, इसने इसको ऑपरेट किया था। और जो इसमें 3 स्टीम इंजन यूज़ हुए थे इस हिस्टोरिक जर्नी में, वो स्टीम इंजन्स की अगर हम बात करेंगे उनके नाम क्या क्या थे, ये भी एक बार कौन बनेगा करोड़पति में भी क्वेश्चन पूछा था और JKSSB ने भी पूछा हुआ है। साहिब, सिंध एंड सुल्तान, ठीक है। तो इम्पॉर्टेंट आपका, और इसको 21 जो है वो था ना तोपों का सलाम, वो उस तरह से मिला था। एग्जैक्ट डेट हम इसकी बोलेंगे 16 अप्रैल 1850।
सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 19 की बात करेंगे। विच इज द शॉर्टेस्ट स्टेशन नेम इन इंडियन रेलवेज? तो शॉर्टेस्ट स्टेशन इंडियन रेलवे का है वो है आपका इब, जो कि आपका ओडिशा में है, ठीक है। इसके अलावा जो एक और नाम है, अगर हम बात करेंगे ओडी, जो कि आपका गुजरात में है, ठीक है। तो इनके दो ही लेटर के जो ये आपके स्टेशन है, इसी वजह से ये एक तरह से शॉर्टेस्ट माने जाते हैं, ठीक है। तो इब ओडिशा में है, ये आपका जारसुंगदा जो है, और इब रिवर के नाम से ही इस स्टेशन का नाम पड़ा है। इब रिवर आपकी जो किसकी ट्रिब्यूटरी है, ये आपसे पूछ सकते हैं। ये आपकी ट्रिब्यूटरी है महानदी, जो कि आपकी पेनिनसुलर रिवर है, उसकी ये एक ट्रिब्यूटरी मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट रेलवे जंक्शन इन इंडिया? तो इस क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से अटेम्प्ट कीजिएगा, क्योंकि इस क्वेश्चन में बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होने वाले हैं। तो यही कंफ्यूजन वाले क्वेश्चन मैं लेके आती हूँ, क्योंकि आप लोग डाउट में ना रहे। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा आपका मथुरा, ठीक है। बहुत सारे बच्चों को लगेगा कि जो हावड़ा है वो आपका लार्जेस्ट है। इन दोनों में माइनर सा डिफरेंस है, वो मैं आपको बता दूं कि जो मथुरा जंक्शन है ना, वो लार्जेस्ट है इंडिया में। किस मामले में? क्योंकि रेलवे रूट जो है यहाँ पे ज़्यादा है, इस मामले में मथुरा जो है लार्जेस्ट आपका है, ठीक है। तो अगर हम इसका समराइज करें, जो आपका मथुरा है ये बिगेस्ट जंक्शन है रूट काउंट में। किस में? रूट काउंट में। लेकिन हावड़ा जो कि वेस्ट बंगाल में है, ये आपका बिगेस्ट स्टेशन है, लार्जेस्ट रेलवे जंक्शन है। किस मामले में? स्केल के मामले में, प्लेटफॉर्म के मामले में, एंड ट्रैफिक के मामले में। सो दिस इज द माइनर डिफरेंस दैट यू नीड टू नो। और अगर हम हावड़ा जंक्शन की बात करें कि टोटल 23 प्लेटफॉर्म है, अगर हम बात करेंगे ये 23 प्लेटफॉर्म का रेलवे स्टेशन जंक्शन जो वर्ल्ड में भी लार्जेस्ट इसमें माना जाता है। तो आप लोगों को ये चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। आई नो मैंने आपको बोला था कि 11 बजे क्लास होगी, लेकिन एग्जैक्ट जो है क्लास जो जैसे ही मैंने अपलोड करनी थी, लाइट चली गई, वाईफाई बंद, तो अपलोड नहीं हो पा रही थी मोबाइल नेटवर्क से, जिसकी वजह से मुझे करनी पड़ी थोड़ी वेट, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टैंड दैट। बट डेली क्लास आएगी, दैट आई हैव प्रॉमिस्ड टू यू पीपल दैट आई विल मेक इट पॉसिबल इन एवरी डे, बट आई नीड योर सपोर्ट टू मेक इट 10K। सो अगर आप जल्दी से करते हो तो आई विल मेक श्योर कि जल्दी से जल्दी डेली आपकी क्लासेस आएँ। Next question, what is the position of Indian Railway in the world according to the length of rail lines? अगर वर्ल्ड में बात करें, इंडियन रेलवे 4th पोजीशन में आता है, 4th लार्जेस्ट ग्लोबली, ठीक है। सबसे फर्स्ट नंबर पे है आपका USA, ठीक है। देन आपका आता है चाइना, देन आएगा आपका रशिया, ठीक है। 4th आएगा हमारा इंडिया। तो इंडिया का जो रूट लेंथ है वो कितना है? 68,000 किलोमीटर्स। तो ये इम्पॉर्टेंट, आपको ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है पेपर में, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। फॉलोइंग नेशनल हाईवेज आर कलेक्टिवली कॉल्ड एज द ग्रैंड ट्रंक रोड। कौन कौन से हाईवेज को एक साथ हम बोलेंगे कि ये ग्रैंड ट्रंक रोड का पार्ट है? तो अगर हम बात करेंगे नेशनल हाईवे 1 एंड नेशनल हाईवे 2, इन दोनों को मिला के आपका बनता है GT रोड। नेशनल हाईवे 1 जो है ये आपका दिल्ली टू अमृतसर है, ठीक है, ये आप लोग ध्यान रखें। और नेशनल हाईवे 2 जो कि आपका दिल्ली से लेके कोलकाता तक है, ठीक है। तो नेशनल हाईवे जो 1 और 2 की अगर हम बात करेंगे, ये आपका दिल्ली से कोलकाता से आपका अमृतसर की तरफ चलता है। लेकिन अगर हम जो हमारा दूसरा जो एंशिएंट रूट है, जो दूसरे इसके पार्ट है, वो आपके नेशनल हाईवे 44 एंड नेशनल हाईवे 112 के अंडर आते हैं, ठीक है। तो इम्पॉर्टेंट आपका हो जाता है। नेशनल हाईवे 19 जो है ये आपका GT रोड, जो कि दिल्ली और कोलकाता के बीच में, ये मेन कॉरिडोर कौन है इसमें? नेशनल हाईवे 19।
लेकिन हाँ, अगर हम इसके बारे में और इम्पॉर्टेंट चीज़ें देखें तो पुराने टाइम पे इसको क्या बोला जाता था, उत्तर पथ के नाम से जाना जाता था। फिर उसको इम्प्रूव किया था 16th सेंचुरी में शेर शाह सूरी ने, ठीक है। फिर उसको दोबारा से जो ब्रिटिशर्स ने डेवलप किया, जो कि आपका जीटी रोड के नाम से जाना गया, जो कि आपका कैलकटा से लेके आपका पेशावर, जो कि अभी प्रेजेंट टाइम आपका पाकिस्तान में है, इसको कनेक्ट करता था, ठीक है। ये सब इसके बारे में ये जो डिटेल इंफॉर्मेशन थी। व्हेन वाज इंटरनेशनल एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया सेटअप? सो इसका ऑप्शन बी होगा सही आंसर। बात करेंगे हम इंटरनेशनल एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की 1972 में सेटअप हुई, प्लस अगर हम बात करेंगे नेशनल एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये आपकी 1986 में सेटअप हुई थी। इन दोनों को मर्ज करके बन गई थी एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। क्या बनी? एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इन दोनों को मर्ज करके ये बनी है 1995 में। लेकिन कौन सा एक्ट आया था? ये एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया एक्ट 1994, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें आप लोगों को इसके बारे में ध्यान रखनी है। तो 1 अप्रैल को आपकी इसमें 30 साल जो है ये कंप्लीट हो चुके हैं ऑलरेडी। नेक्स्ट, विच इज़ द हाइएस्ट एयरपोर्ट इन इंडिया? सो ऑप्शन नंबर ए होगा इसका सही आंसर। आप लोग गैस भी कर सकते थे, लद्दाख में जो लेह एयरपोर्ट है। अगर इसका हम पूरा नाम देखेंगे तो इसका पूरा नाम है कुशोक बकुला रिम्पोची। दिस इज द रियल नेम। और इसकी जो एलिवेशन है ये है आपकी 10,682 फीट की ये ऊंचाई पे है। नेक्स्ट, हरिजन सेवक संघ was organized by? हरिजन सेवक संघ को किसने ऑर्गेनाइज किया है? महात्मा गांधी जी ने। कब किया था? 1982 में, ठीक है। पुणे पैक्ट जब हुआ था ना, उसके बाद इन्होंने ये बनाया था। इसका मेन गोल क्या था कि जो अनटचेबिलिटी थी उसको कम करना, और आपके जो सोशल एंड इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट करना, जो कि दलित लोग थे जिनको हरिजन बोला जाता है, उनको एक समाज में एक ऊंचा दर्जा प्रोवाइड करना, ठीक है। इसको सबसे पहले ऑल इंडिया एंटी अनटचेबिलिटी लीग भी बोला जाता था। उसके बाद इसको हरिजन सेवा संघ के नाम से जाना गया था। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि BR अम्बेडकर एंड महात्मा गांधी के बीच में पूना पैक्ट हुआ था। दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। नेक्स्ट, the number of resolution adopted by first congress session was? सबसे पहला जो कांग्रेस सेशन हुआ था उसमें 9 रेजोल्यूशन अडॉप्ट किए गए थे, ठीक है। और अगर हम बात करेंगे इसमें आपका बॉम्बे में ये हुआ था 1885 में हुआ था, ठीक है। मेन इसका फोकस किसके ऊपर था? कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स के ऊपर इसका मेन फोकस था, जब ब्रिटिश इंडियन सिस्टम था उसके अंडर, ठीक है। इन्होंने बहुत सारे ऐसे बोला कि जैसे कि आपका अब बर्मा जो था उसको एनेक्स कर दिया था, उसके ऊपर प्रोटेस्ट ये लोग कर रहे थे। लेजिस्लेटिव काउंसिल्स को एक्सपैंड करने का इनका एक रेजोल्यूशन था। बहुत सारे इनके रेजोल्यूशन थे, और इन्होंने बोला था कि एक साथ इंडियन सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम होंगे साइमल्टेनियसली, ठीक है। तो ये सब मेन इसमें एग्जाम्पल्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया 27। रविंद्रनाथ टैगोर गेव अप हिज नाइटहुड इन प्रोटेस्ट टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग? किसके प्रोटेस्ट के लिए इन्होंने अपनी नाइटहुड गिव अप कर दी थी? तो वो था आपका मैसेकर ऑफ जलियांवाला बाग। नाइटहुड एक ब्रिटिश इंडिया के टाइम पे एक ऑनर, हाईएस्ट ऑनर होता था जो कि ब्रिटिशर्स के द्वारा दिया जाता था। तो ये रविंद्रनाथ टैगोर को दिया गया था। लेकिन जब ये अमृतसर मैसेकर यानी कि जलियांवाला बाग मैसेकर हुआ था 13 अप्रैल 1919 में, उसके बाद इन्होंने अपनी नाइटहुड को त्याग दिया था। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जस्ट अ सेकेंड।
विच रेवोल्यूशनरी असैसिनेटेड ब्रिटिश ऑफिशियल कर्जन विले इन लंदन। सो इसका ऑप्शन नंबर बी होगा मदन लाल धिंगरे। ठीक है, कब इन्होंने इसका असैसिनेशन किया था? जुलाई 1 1909 में। ठीक है, कहाँ पे? एक इंपीरियल इंस्टीट्यूट था लंदन में, एक उनका घर पे ही फंक्शन हो रहा था, नेशनल इंडियन एसोसिएशन के द्वारा इसको होस्ट किया गया था, उसमें इन्होंने इसका असैसिनेशन कर दिया था। तो जो धिंगरा थे वो किसके स्टूडेंट थे? इंडिया हाउस के ये स्टूडेंट थे। जो भी ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जो इंडियंस को मारा था इनह्यूमेन तरीके से, उसका बदला लेने के लिए इन्होंने ये किया था। और धिंगरा को फिर उसके बाद अरेस्ट कर दिया गया था और इनको फांसी दे दी गई थी पेंटन विले प्रिजन में। कब दी गई थी? 17 अगस्त 1909 में ही इनको इसकी फांसी भी दे दी गई थी। एक महीने के में ही जो है इनको फांसी भी दे दी गई थी। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज नॉट अ पार्ट ऑफ द मॉडरेट फेज ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। जो मॉडरेट्स नहीं थे यानी कि वो कौन थे? एक्सट्रीमिस्ट थे। ठीक है, तो एक्सट्रीमिस्ट कौन कौन थे? लाल बाल पाल, आपको पता होगा, बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, उसके अलावा आपके लाला लाजपत राय और आपके थे बिपिन चंद्रपाल, और इसके अलावा और भी थे अरबिंदो घोष। ठीक है, तो जो कि आपके मॉडरेट फेज में नहीं थे। और बात करेंगे हम मॉडरेट्स जो थे उनका मेन फोकस किसके ऊपर था? कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड्स के ऊपर था। ठीक है, और इनका मेन फोकस था कि हम ग्रेजुअल धीरे धीरे रिफॉर्म्स लेके आएंगे ब्रिटिश एम्पायर के अंडर ही, और इनको इमीडिएट स्वराज नहीं चाहिए था। लेकिन जो एक्सट्रीमिस्ट थे जो कि मॉडरेट्स का पार्ट नहीं थे, उनको स्वराज चाहिए था इमीडिएट। ठीक है, तो ये इनका जो है पार्ट नहीं था। लेकिन अगर हम पेटिशनिंग की बात करेंगे, ये मॉडरेट्स का काम था। कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म से वो चेंज लाएंगे, ये भी मॉडरेट्स का काम था। और इनको ब्रिटिश के ऊपर कि उनको ये था कि ब्रिटिशर्स उनको जस्टिस देंगे, तो जो कि कभी होने वाला नहीं था। तो ये सब मॉडरेट्स का मेन फोकस था। नेक्स्ट, हु फाउंडेड द सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी। सो सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा फाउंड करी गई थी पुणे में, पुणे महाराष्ट्र जो कि इंडिया में है। कब करी थी? 12 जून 1905। इनका मेन गोल क्या था? इनको करना था सेल्फलेस वर्कर्स को ट्रेन करना था नेशन को डेडिकेट करने के लिए, जिससे ये लोगों में वेलफेयर लेके आएंगे, एजुकेशन को प्रमोट करेंगे। ठीक है, इन्होंने जब इसको इस्टेब्लिश किया, कुछ ही इनके दोस्त थे उसमें, जिसमें इनके गोपाल कृष्ण देवदार, अनंत विनायक पटवर्धन, ये सब इनके दोस्त थे। मिशन मैंने आपको बता दिया, और ये इनको गुरु मानते थे। कौन मानते थे? महात्मा गांधी जी। ठीक है, नेक्स्ट, the first English factory in India was established at, सबसे पहली इंग्लिश फैक्ट्री सूरत जो कि आपका गुजरात में है, यहाँ पे इस्टेब्लिश हुई थी 1613 में, जब ईस्ट इंडिया कंपनी को परमिशन मिल गई थी मुगल एम्परर जहांगीर से कि वो वहाँ पे परमानेंट ट्रेड कर सकते हैं। यहाँ पे इन्होंने टेम्परेरी फैक्ट्री थी इनकी मसूलीपट्टनम में पहले। ठीक है, उसके बाद इन्होंने एक अपनी फैक्ट्री बना दी सूरत में। सूरत एक टेक्सटाइल का एक क्रूशल हब बन गया, जिसमें इंडिगो, स्पाइसेस, इन सब का यहाँ पे व्यापार किया जाता था। और ये कंपनी का जो वेस्ट कोस्ट में जो भी इनका कामकाज होता था, सूरत इसका हेडक्वार्टर भी बन गया था। तो परमानेंट फैक्ट्री इनकी कब बनी थी? 1613 में सूरत में। लेकिन पहले जो मसूलीपट्टनम से ही ये टेम्परेरी काम करते थे। टेम्परेरी भी आपसे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट, Who wrote book Discovery of India? Discovery of India. So जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी जो है, इन्होंने ये बुक
लिखी थी, ठीक है। जब इनको जेल दी गई थी ब्रिटिशर्स के द्वारा अहमदा फोर्ट में, जब ये जेल में थे 1942 से लेके 1946 के बीच में, तब इन्होंने इंडिया के हिस्ट्री कल्चर के ऊपर उस टाइम पे एंशिएंट टाइम से ब्रिटिश राज तक जो भी टाइम पीरियड था उस टाइम के बीच में जो जो चीज़ें हुई थी इन्होंने उसके बारे में लिखा था, ठीक है। तो इसको सबसे पहले पब्लिश कब किया गया था? 1946 में पब्लिश हुई थी। 8 क्वेश्चन बाकी हैं, तो आप लोग क्लास में बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें प्लीज़। Which of the following mountain is a part of UNESCO World Heritage Site? जल्दी से इसका आंसर, जल्दी से आंसर बताइएगा। तो ऑप्शन नंबर बी होगा, वेस्टर्न घाट्स जो है ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का एक पार्ट है, ठीक है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन पास हैज क्रिएटेड बाय तिस्ता रिवर? तिस्ता रिवर जो है जिलीला पास जो है तिस्ता रिवर के द्वारा क्रिएट किया जाता है। ये एक हाई माउंटेन पास है जो कि आपका ईस्टर्न हिमालयाज में आपका लोकेटेड है, जो बॉर्डर किस किस के बीच में क्रिएट करता है? सिक्किम, और सिक्किम जो कि इंडिया में है, और चुम्बी वैली जो कि आपका तिब्बत में है, ठीक है। इन दोनों के बीच में ये बॉर्डर क्रिएट करता है। Next, in which Indian state is the Blue Mountains Peak located? ऑप्शन नंबर ए होगा ब्लू माउंटेन पीक, जो आपकी मिजोरम में लोकेटेड है। कहाँ पे लोकेटेड है? मिजोरम में। तो अगर हम बात करेंगे ब्लू माउंटेन पे पीक ऑफ जो कि मिजोरम में लोकेटेड है, ये आपकी अगर हम बात करेंगे एग्जैक्ट कहाँ पे है? फवंगपुई, कुछ इस तरह से तलांग नाम इसका है, फंगपुई, ठीक है, जो कि आपका मिजोरम के साउथ ईस्ट पार्ट में है, और ये म्यांमार, मिजोरम और म्यांमार का जो बॉर्डर है उसके पास है। और ये स्टेट की हाईएस्ट पीक हम इसको बोलेंगे। इसकी जो हाइट है 2156 फीट मीटर है, जो कि फगनपुई नेशनल पार्क है, इसका ये एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको कल कौन सी क्लास चाहिए मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं वही प्रिपेयर कर दूंगी, ठीक है। नेक्स्ट, विच फॉलोइंग अमंग द फॉलोइंग इज द लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी ऑफ द इंडस रिवर? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज जो है इंडस रिवर की, जिसमें आपकी आती है जैसे कि आपकी जंस्कार, सुरु, झेलम, चेनाब, रावी, व्यास, सतलुज, ये होती हैं इसकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज। तो ऑप्शन नंबर ए यानी कि झंस्कार है, ठीक है। तो अगर हम झेलम, चेनाब, रावी, व्यास, सतलुज को बोलेंगे तो इनको 5 रिवर्स जो है पंजाब रीजन की माना जाता है, जो कि बाद में इंडस को ज्वाइन करते हैं, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपको इंडस रिवर के बारे में पता होना, इंडस रिवर की जो ट्रिब्यूटरीज क्या है उसके बारे में पता होना, ये सब आपसे क्वेश्चन में पूछा जाता है। तो इंडस जो रिवर है ये आपकी ओरिजिनेट होती है कैलाश रेंज, जो कि मानसरोवर लेक में है तिब्बत में, वहाँ पे इसका ओरिजिनेट होता है। और अगर हम इसकी टोटल लेंथ देखेंगे 2880 किलोमीटर्स तक ये फ्लो करती है, जिसमें से 710 किलोमीटर 710 किलोमीटर ही ये जो है इंडिया में फ्लो करती हैं। उसके बाद ये पाकिस्तान में जाती है और तिब्बत में जाती है, ठीक है। तो इम्पॉर्टेंट आपको इसके बारे में पता होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर ओरिजिनेट्स एज वेल एज एंड्स इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया? सो इसका ऑप्शन नंबर सी होगा चंबल रिवर।
तो चंबल रिवर जो कि विंध्या रेंज से ये ओरिजिनेट होती है मध्य प्रदेश में, उसके बाद ये आपकी यमुना को उत्तर प्रदेश में ज्वाइन करती है और यहीं पे ये ख़त्म हो जाती है, ठीक है। और यहाँ पे ही ये शुरू होती है और इंडिया की टेरिटरी में ही ये ख़त्म हो जाती है। और भी बहुत सारी इंपॉर्टेंट रिवर्स हैं जो कि आपकी स्टार्ट और एंड हो जाती है इंडिया में ही, जिसमें आपकी आती है नर्मदा, आपकी गोदावरी, कृष्णा, महानदी, तापी, जो कि आपकी स्टार्ट एंड एंड इनका इंडिया में ही होता है। फिर ये बे ऑफ बंगाल या फिर अरेबियन सी में जाती है। लेकिन चंबल रिवर के बारे में याद रखना है, ये मध्य प्रदेश में इसका ओरिजिनेशन होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया, फ्रॉम नॉर्थ टूवर्ड्स साउथ विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द गिवन रिवर्स इन इंडिया। तो ये असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में भी आपसे पूछ सकते हैं क्वेश्चन, ठीक है। और अगर हम हिमालयन रिवर्स की बात करेंगे तो ये सीक्वेंस हिमालयन रिवर का हमें दिख रहा है, जिसमें आपकी सबसे पहले आएगी श्योक, फिर आएगी आपकी जंस्कार, फिर स्पीति, फिर आती है आपकी सतलुज, SJSS, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी होगा इसका करेक्ट आंसर। लेकिन अगर हमें पेनिनसुलर रिवर्स के बारे में भी पूछा जाए तो उसका भी आपको पता होना चाहिए। तो उसमें आपकी आती है सुबर नेखा, फिर आपकी आती है महानदी, ठीक है, फिर आपकी आती है गोदावरी, फिर आएगी आपकी कृष्णा, ठीक है। सुबर्णरेखा, महानदी, गोदावरी एंड कृष्णा, ये पेनिनसुलर रिवर्स की हम लोग बात कर रहे हैं जब हिमालय से डेक्कन प्लेट्यू की तरफ आते हैं, ठीक है, बे ऑफ बंगाल की तरफ आते हैं या फिर अरेबियन सी की तरफ आते हैं। दो है ना, आपको पता ही है इंडियन पेनिनसुलर के ईस्ट और वेस्ट साइड में। तो ये आप लोग ध्यान रखें, शोक, झस्कार, स्पीति एंड सतलुज, इसको रट्टा मान लें, क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग डैम्स इज लोकेटेड इन कर्नाटका। कर्नाटका में बहुत सारे डैम्स है, अलमती डैम है कर्नाटका में, ठीक है। इसके अलावा आपका तुंगभद्रा डैम है जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। इसके बाद आपका है काबिनी डैम है, उसके बाद है आपका कृष्णा राजा सागरा डैम है, हेमावती है, बहुत सारे डैम है। तो डैम्स पढ़ लेना आप। कपिल धारा फॉल्स इज सिचुएटेड ऑन विच रिवर। सो कपिल धारा आपका नर्मदा रिवर के ऊपर सिचुएटेड है, ठीक है। तो यहाँ हमारे अगर हम बात करेंगे अमरकंटक के पास में, तो ये आपको बता दूँ यहाँ पे हमने कर दिए 40 क्वेश्चन, जिसमें बहुत ज़्यादा मेहनत लगी है, आप लोगों को पता ही है। मैंने आपको कितनी सारी एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी दी है। आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। और अगर आप लोग चाहते हो कि इस तरह से आपकी वीडियोज़ आएँ, तो आप लोग चाहते हो कि आप एग्ज़ाम में अच्छा परफॉर्म करो, तो आप लोग अच्छे से तैयारी कीजिए, ठीक है, और अपना बेस्ट दीजिए और डेली क्लास को ज्वाइन कीजिए। बाकी थैंक्स फॉर वॉचिंग, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। शिवाली शर्मा क्लासेस, टेक केयर ऑल ऑफ यू।